Good evening, everyone. So, today we are back again with another chapter of economics, that is food security in India. Now, before we go into what is this in this chapter, we need to know what do you mean by food security. So basically what happens that in our country not every person is equal. Okay, हर इंसान समान ना होने की वजह से हर कोई इंसान के पास में वो जरिया नहीं होता है कि वो अपना खुद का जीवन यापन कर सके। और अगर जीवन यापन नहीं होगा तो जैसे हमारे लिए सांस लेना जरूरी है वैसे हमारे लिए खाना भी जरूरी है। अब चूंकि हम एक देश के अंदर रहते हैं, हर इंसान चाहे वो अमीर हो या गरीब हो वो हमारे देश का नागरिक है, तो ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उस तक खाना भी पहुंचाया जाए। तो उस तक खाना पहुंचाने का जो तरीका है वो कब सही साबित हो गया, फिर कब पूरा हो सकता है? व्हेन वी स्टार्ट सेविंग एंड सिक्योरिंग आवर फूड। Okay, food saving security doesn't mean that we are using violence or we are using some other methods and we are just conserving food. Food security means that we are storing the food properly and we are making available the food to the needy persons. Okay, and how it is done, who are those needy persons, this thing will be learned in this particular chapter. Okay, now let's look at the first thing. First of all, we need to know an overview. Okay, so food security means availability, accessibility and affordability of food to all people at all time. So basically our food security is dependent on three A's. First is accessibility. Accessibility means what? Accessibility means that the food is within the reach of the people. That means कि एक इंसान अगर एक गांव में रहता है तो उसके लिए जो खाने की सुविधा है वो कहां पे, उसी गांव के अंदर मौजूद हो, ना कि उसको 20-30 किलोमीटर कहीं दूर जाकर के वो खाना लाना पड़े। ठीक है, तो अगर वो ये चीज इस चीज को हम एक्सेसिबल नहीं बोल पाएंगे। अब जो इंसान ऑलरेडी गरीब है तो 20-30 किलोमीटर कैसे जा पाएगा? ठीक है, सो व्हाट इज डन कि भाई खाना उसकी पहुंच के अंदर ही होना चाहिए। सेकंड इज अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी मींस दैट कि ये नहीं है कि आपने गरीब खड़ा कर दिया उसके सामने बोलो भाई 1000 रुपए इसका दाम, तो ठीक है आपको 1000 रुपए किलो गेहूं मिलेगा, तो बेचारा वो गरीब इंसान कैसे खरीद पाएगा? ऑलरेडी हमारे देश की जो गरीबी रेखा है, पॉवर्टी लाइन है, दैट हैज बीन at a very low of 816 rupees per month for the rural areas and 1000 rupees for the urban areas. अब जिसकी मंथली इनकम ही अगर उसको बीपीएल में आना तो उसको 816 कम होनी चाहिए, वो 1000 रुपए की चीज कैसे खरीद सकता है? तो इसका मतलब हमें क्या करना चाहिए, खाने को अफोर्डेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, that every person has sufficient money to buy safe and nutritious food, यानी वो अच्छा और न्यूट्रिशियस फूड क्या कर सकते, बाय कर सके, इतने पैसे में उनको मिलना चाहिए। थर्ड ए मीन्स अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मीन्स कि हमारे पास में इतना पर्याप्त बचा हुआ सामान होना चाहिए कि हम लोगों तक वो सामान पहुंचा सकें। अगर वो सामान ही हमारे सरकार के पास में नहीं होगा तो लोगों को कैसे खाने को देगा? तो ये तीन ए पे डिपेंडेंट है आपका क्या, फूड सिक्योरिटी, विच यू कैन लुक इवन हियर ऑल्सो। व्हाट इज फूड सिक्योरिटी? सो फूड सिक्योरिटी has following three dimension. Okay, first dimension availability of food, second dimension accessibility of food, and third dimension is affordability of food. Availability of food means that food production within the country, food import and the previous year stock stored by the गवर्नमेंट इन ग्रेनरीज। अब गवर्नमेंट जहां पे खाने स्टोर करते हैं उसको बफर स्टॉक्स बोलते हैं, जो कि हम चैप्टर के आगे वाले पोर्शन में देखेंगे। सेकंड थिंग एक्सेसिबिलिटी, दैट मींस फूड इज विद इन द रीच ऑफ एवरी पर्सन। सी अफोर्डेबिलिटी implies that an individual has enough money to buy sufficient safe and nutritious food to meet one's dietary needs. Thus food security of a country is only enabled if enough food is available for all the people. All person have the capacity to buy food of acceptable quality, and third there is no barrier on access to food. जब ये तीनों चीजें सुरक्षित हो जाती हैं किसी देश में तो वो देश फूड सिक्योर माना जाता है कि वहां के लोगों के पास फूड सिक्योरिटी है। Even our government has tried a lot to make our country food secure, but
Recently, like global hunger index was released, in which India was placed even below Pakistan and our other subcontinent neighbors. Okay, why? The sole reason is that we are storing food, but the stored food is not being reached to the needy persons, and that's why India is lacking into food security. Now, why food security? अब हमें खाने को बचाना क्यों चाहिए? सो सपोज कीजिए मेरे पास हम पैसे, मेरी सैलरी है 10,000 रुपए जो मेरे को 1 तारीख को मिली, और मैं 3 तारीख को इसको खत्म करके बैठ जाऊं, ठीक है, मैंने पहले सारे पैसे उड़ा दिए, यानी कि अब मेरे पास बचे हुए 26 दिन हैं। इन दिनों में मैं क्या करूंगा? मैं ओनों से मांगूंगा, ओनों से मांगूंगा तो मुझ पे कर्जा बढ़ेगा, और ओनों से मैं ज्यादा पैसे कब तक, जब मैंने 10,000 रुपए 3 दिन में उड़ा दिए, तो ओनों से चाहे मैं 20,000 मांगूंगा, मैं 6 दिन में उड़ा दूंगा, इसके बाद मेरे पास दिन बचते हैं। सो यानी कि अगर मेरे को कल कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे बहुत सारी और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वहीं पर अगर इस 10,000 में से मैं 5,000 अपना खर्च के लिए निकालता हूं, 5,000 की मैं सेविंग करता हूं, तो कल को अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है तो मैं अपने जो 5,000 सेविंग किए हुए पैसे हैं उनमें से वो पैसे यूज कर सकता हूं अपनी प्रॉब्लम को ठीक करने में। सेम काम किस में होता है? हमारा फूड सिक्योरिटी में, ठीक है। द पुअर सोसाइटी of the poorest section of the society might be food insecure most of the times, while person above the poverty line might also be food insecure when country faces a natural disaster। यानी कि जो गरीब तबका है देश का वो तो ऑलरेडी फूड से इनसिक्योर है ही, और वहीं पे अगर मान लो देश में जो ऊपर वाला तबका है, देश में कोई अचानक से आपदा आ गई, कहीं पर भूकंप आया, कहीं पर सूखा पड़ गया, कहीं पर बाढ़ आ गई, कहीं सुनामी आ गई, और कहीं पर आपकी फसल जो है बर्बाद हो गई, तो इन सब के कारण क्या हो जाएगा? आपको फेमाइन आएगा, अकाल पड़ जाएगा, ठीक है। तो उस समय जो अनाज आएगा लोगों को खाने के लिए वो कहां से आएगा? तो वो कहां से आएगा? जब हम उस खाने को क्या करेंगे? बचाएंगे, ठीक है। ये आपके इस वाले चैप्टर में ये बताया गया है कि कैसे अगर हम खाना नहीं बचाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा? इट मे कॉज अ सिचुएशन ऑफ स्टारवेशन। A massive starvation might take a turn of a famine. A famine is characterized by widespread death due to starvation and epidemics caused by forced use of contaminated water or decaying food and loss of body resistance to due to weakening of starvation। famine क्या होता है बच्चों? famine वो आपदा है या फिर वो एक प्रकार से अकाल है जिसमें कि खाने की कमी आ जाती है, और खाने की कमी से वहां का पानी भी दूषित हो जाता है। दूषित पानी के साथ साथ हमारी बॉडी को वो ना तो न्यूट्रिएंट्स मिल पाते, ना ही वो क्या बीमारियों से लड़ने क्षमता मिल पाती, जिससे कि हमारी सून क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। इंडिया में जो वर्स्ट केस ऑफ फेमाइन आज तक हुआ है दैट वाज द बंगाल फेमाइन ऑफ 1943। During that time what happened? The World War II was going on and India was a colony of Britishers. At that time Bengal province, okay, in Bengal province there was a severe drought, okay, and even at that time there was the decision taken by the authorities was that we need to supply food to the Britishers, okay, and this decision of the authorities led to death of around 30 lakh people and is the worst modern day famine in India, okay। Before moving forward, let's come back to the first page and read about a particular portion. In the 1970s, food security was understood as the availability at all times of adequate supply of food stuffs, UN 1975। Dr. Amrita Sen, who was awarded Bharat Ratna as well as won Nobel Prize in the year 1998 and 1999, he even said that added a new dimension to food security and emphasized the access to food through what is called entitlements, a combination of what one can produce, exchange in the market along with state or other socially provided supplies. Accordingly, there has been substantial shift in the understanding of food security. The 1995 World Food Summit declared food security at the individual, household, regional, national and global levels exist when all people at all times have physical and economic access to sufficient, safe and nutritious food to meet their dietary needs and food preferences for an active and healthy life. Food Authority
Organization, Food and Agriculture Organization FAO, which is part of United Nations, said this in 1996. So if question comes regarding what is food security, then this might be the best answer from which you can write. Okay, and this is a wholesome answer. It contains each and every aspect. Okay, so this is the answer for what is food security. This is also an answer, but that is more appropriate answer. Okay, next page. We have already gone through this. Now here, so again same thing, nothing like Bengal famine has ever happened in India, and famine situations in India even in today's time also, there are certain states and there are certain areas where famine conditions are very prominent. If let's look at the first which states are there. So starvation deaths are also reported in Baran district of Rajasthan, Palamau district of Jharkhand and many other remote areas during the recent years. Therefore, food security is needed in a country to ensure food at all times. See, there is a region of Vidarbha, okay, that is surrounded, that is having Western Ghats to its west and Eastern Ghat to its east. So it is lying into the leeward areas or rain shadow areas, due to which it doesn't receive that much rain, and because of that there is drought, severe drought each year. So अगर देश में ऐसे काफी एरियाज हैं, not only Vidarbha areas but there are certain other areas also where there is very deficiency of food stuffs. Okay, so to cure the deficiency of those areas, we need to have a proper mechanism for food security. Okay, now who are food insecures? अब वो कौन लोग हैं जिनको सबसे ज्यादा फूड इनसिक्योरिटी होता है, जब जिनको खाने के लाल एक प्रकार से बोल सकते हैं इन टू बी इन लोकल स्लैंग्स, जो वो लोग होते हैं. सो लेट्स डिवाइड देम इनटू रूरल एंड अर्बन एरियाज. ओके, द वर्स्ट इफेक्टेड ग्रुप आर लैंडलेस लेबर with little or no land, traditional artisans, providers of traditional services, petty self-employed workers and destitutes including beggar. In the urban areas, the food insecure families are those whose working members are generally employed in ill-paid occupations and casual labors in market. So this answers your who part. Who are those people who are food insecure? So these people. Okay. Now here is a story about Ramu. Now this story of Ramu clearly states that Ramu, who is a seasonal worker, agriculture worker, he has a family of around 8 to 10 people. His wife also works at certain households doing their household chores, but still his elder son, okay, he also tries to help his father, but he is only paid 1,000 rupees a month by the village sarpanch. Now still he has a very large family. He has to take care of 4 other siblings also. Now as we all know that Ramu is an agriculture worker, that means he is not having job for the entire year, and certain part of the year he is unemployed. During that certain part of the year when he is unemployed or when he is not getting any job, he becomes a food insecure person, and sometimes he has to go to sleep without food. Okay, now let's look here. We in the earlier page we had seen economical factor of people who are belonging to who are food insecure. Now let's look at certain social factor. The social composition along with the inability to buy food also plays a role in food insecurity. The SC, STs and some section of the OBCs, lower caste among them, who have either poor land base or very low land productivity, are prone to food insecurity. Okay, and there are certain times when people who have recently suffered from a certain calamity or certain famine or certain natural disaster, they are also food insecure. And what a food insecure does, a high incidence of malnutrition prevails among women. This is a matter of serious concern as it puts even the unborn baby at risk of malnutrition. A large proportion of pregnant and nursing mother and children under the age of 5 years constitute an important segment of the food insecure population. Now see what happens over here. Let's compare
we take example of mother. Now, if we look at mother, basically most mother in rural areas. Now, what happens? Already these people, if she belongs to certain low earning family, okay. If she belongs to a low earning family, what happens? Already ये क्या है? Food insecure है. ठीक है. Along with food insecurity, what happens that the female body requires more nutrients compared to male body, because due to natural processes and menstrual cycle, they have to undergo a change each month. They have to go through the cycle again and again, which requires much more energy and much more nutrients. Okay. But if they are food insecure, that means they are not getting enough nutrients. Already you are not getting enough nutrients, and on top of it you are going through these body processes. That means your body becomes very fragile, very fragile. And because of this, if by some chances that lady is pregnant, then her lack of nutrients or her deficiency of nutrients will be transferred to the unborn child. ठीक है. From mother it will be coming to the child, and the child will be becoming malnourished or stunted, or will be having wasting. Okay, so this could lead problems to the child also. That's why we see sometimes the baby who are born to a mother who is not that much of that having caliber of being physically fit, or who is having certain deficiency of nutrients, the child is also born with certain other deficiencies. Okay. Now, according to the National Health and Family Survey 1998-99, the number of such women and children approximately 11 crore. The food insecure people are disproportionately large in numbers in the sections such as economically backward classes of state with high incidence of poverty, tribal and remote areas. So these are the certain areas where this kind of situation, where mothers are not that much having nutrition level, are found into these much areas of Uttar Pradesh, southeastern Jharkhand, Odisha, West Bengal, Madhya Pradesh. Now if you look at this pattern, all these patterns suggest one thing only, that these are the places which are having a high population areas. These areas are the having very much population. Okay, now let's look at the next page. Poor people suffer from chronic hunger because of their very low income, and in turn inability to buy food even for survival. Seasonal hunger is related to the cycle of food growing and harvesting. This is prevalent in rural areas because of the seasonal nature of agriculture activities, and in urban areas because of casual workers. There is less work for casual construction labor during the rainy season. This type of hunger exists when a person is unable to get work for entire year. ओके, अब यहाँ पे दो प्रकार के लोगों की बात की गई. सीजनल, एक तो सीजनल जो फूड इनसिक्योर रहते हैं, और एक जो हमेशा ही फूड इनसिक्योर रहते हैं. जो हमेशा फूड इनसिक्योर रहेगा उसमें आपके डेस्टिट्यूट वर्कर्स लाइक बेगर्स आएंगे. और सीजनल में कौन आएगा? वो इंसान आएगा जिसके बस साल के कुछ ही महीने काम होता है, तो तब उसके पास पैसे हैं. बट जिन महीनों में उसके पास काम नहीं होता है, तो या तो उसकी सेविंग इतनी नहीं हो पाती है, एक तो उसके पास ऑलरेडी पैसे कम मिलते हैं, लो पेइंग जॉब है, तो उसकी सेविंग भी इतनी नहीं हो पाती कि वो अपना जो बचा हुआ टाइम है वो भी ठीक तरीके से क्या कर सके, जी सके. ओके, the percentage of seasonal as well as chronic hunger has declined in India as shown in the above table. Why it is declined? Because India is aiming at the self-sufficiency in food grain since independence. अब since independence हमने क्या क्या changes किए? So independence के बाद में ही जो हमारी second 5-year plan था, उसी में हमने एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा प्रमोट करने की कोशिश की थी, और उसी का नतीजा क्या था? हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन. वी हैव ऑलरेडी कवर्ड व्हाट इज मेंट बाय ग्रीन रेवोल्यूशन, एंड द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी, ठीक है, उन्होंने तो व्हीट रेवोल्यूशन में चालू किया था, ठीक है ना, रिलीज्ड एन स्पेशल स्टैम्प that was called wheat revolution in July 1968, and why was it was released? To celebrate the success of green revolution. The highest rate of growth has been achieved in Uttar Pradesh, Punjab, where food grain production reached all-time high of 78.9 million tons in 2012 to 13. Okay, now food security in India. अब भारत में food security का क्या
पैमाने हैं और मायने हैं. Now, since the advent of green revolution in the early 70s, the country has avoided famine even during the adverse weather conditions. Okay, यानी कि हमारे देश के अंदर 70 के दशक के बाद में ऐसा कोई भयंकर अकाल नहीं पड़ा है, ठीक है, जबकि सिचुएशन बहुत खराब से खराब आ चुकी है, लेकिन हमारे देश में अकाल नहीं पड़ा है. किस वजह से? क्योंकि हमारे देश के लोग फूड इनसिक्योर है. उसका अगर मैं आपको सबसे रिसेंट एग्जांपल दूं, दैट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड व्हेन द एंटायर कंट्री वाज लॉक्ड इन फॉर लॉकडाउन was in lockdown phase for almost 2 years. Even during that time, no one died of hunger. Why? Because there were, even though people are inside their home, but there were certain people, there were certain agencies who were day and night working to provide door-to-door facility of food to the people who are inside their homes and who are in need. Okay. Now, how does India do this? Okay, so it is done through buffer stocks and public distribution system. Now, what are buffer stocks? Let's understand it. Buffer stock is the stock of food grains, namely wheat and rice, procured by the government through FCI, Food Corporation of India. So, जो आपकी मंडियां होती ना, तो मंडी में जब आप अनाज बेचने जाते हैं तो आपसे अनाज कौन खरीदता है? गवर्नमेंट के नाम पे एफसीआई खरीदता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अपने, जैसे हमारे घरों में आप लोगों ने देखा होगा, बड़ी बड़ी टंकियां होती हैं जिसमें हम क्या रखते हैं? अनाज रखते हैं. ऐसी ही टंकियां किसके पास है? मतलब टंकी नहीं बोलेंगे, बड़े बड़े गोडाउन्स होते हैं जहां पर अनाज को रखा जाता है. वो गोडाउन्स को हम क्या बोलते हैं? बफर स्टॉक्स बोलते हैं. ओके, द एफसीआई परचेसेस व्हीट एंड राइस फ्रॉम द फार्मर्स इन स्टेट वेयर देयर इज सरप्लस प्रोडक्शन. The farmers are paid a pre-announced. Okay, so this is definition of MSP. The farmers are paid a pre-announced price for their crops. This price is called minimum support price. The MSP is declared by the government every year before the sowing season to provide incentives to the farmers for raising the production of these crops. The purchased food grain are stored in granaries. Okay, and these granaries are called buffer stocks. Okay, do you know why this buffer stock is created by the government? This is done to distribute food grains in the deficit areas and among the poorer strata of society at a price lower than the market, and this price which is lower than the market is known as issue price. ठीक है, this is also help resolve the problem of shortage of food during adverse weather conditions or during the period of calamity. Calamity means आपदा के समय. अब एक सिंपल सा आप यहाँ पे बोर्ड पर देखिए, मैं आपको बताता हूँ. ये एक किसान है, इस किसान ने अपने खेत में से फसल उगाई. इस फसल में से इस किसान ने कुछ हिस्सा अपने खाने के लिए रख लिया, और जो उसके पास बाकी का सरप्लस बचा, सरप्लस मतलब क्या होता है कि जो मेरे पास में एक्स्ट्रा है, ठीक, उसको क्या बोल देंगे? सरप्लस बोलते हैं. जो सरप्लस बचा वो कहां पे बेचेगा? मंडी के अंदर बेचता है. अनाज मंडियां होती है, वहां पर वो उसको बेचेगा. वहां पर पहले से ही सरकार क्या करती है? लोगों को अपने प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जब ये लोग बीज बोते हैं, यानी बीज बुआई से पहले ही सरकार क्या अनाउंस कर देती है कि हाँ भाई, इस बार गेहूं का भाई तो भाव 2000 रहेगा. और अब तक गेहूं उगा भी नहीं है, लेकिन उससे पहले उसका क्या अनाउंस हो गया? प्राइस अनाउंस हो गया. और जब आपको पता होता है भाई मुझे इतने पैसे मिलने वाले हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? प्रोडक्शन करोगे. अब इस प्रोडक्शन पे क्या करती है सरकार? ये सरकार का ने एक अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है, एफसीआई, जिसको बोलते हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. ये आपसे यहां मंडी से आपसे सामान उठाता है, और उठाने के बाद में जो अपनी बड़ी बड़ी टंकियां हैं, जिनको हम बफर स्टॉक या ग्रेनरीज बोलते हैं, ठीक है, इनमें जाकर उसको स्टोर कर देता है. अब यहां पे स्टोर करने का मतलब क्या होता है? तो यहां पे स्टोर करने का मतलब सरकार का सिर्फ एक होता है कि ये जो सामान, ये अनाज जो लोगों से इकट्ठा किया गया है पैसे देकर के, एमएसपी देकर के, ठीक है, वो सामान जब देश में या तो आपदा है या क्लाइमेटी है कोई, उसमें या फिर देश में जो जरूरतमंद है, नीडी लोग हैं, उन तक ये सामान पहुंचाया जाए. अब उन तक ये सामान कैसे पहुंचता है? तो हर गांव के अंदर एक राशन की दुकान होती है जिसको हम फेयर प्राइस शॉप बोलते हैं. ठीक है,
इन फेयर प्राइस शॉप्स की मदद से गांव में लोगों तक, जरूरतमंद लोग हैं उन तक क्या करवाया जा रहा है, खाना मुहैया करवाया जा रहा है। तो अब हमने चैप्टर की शुरुआत में 3 एस के बारे में पढ़ा था, एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। ठीक है, और ये जो खाना मुहैया करवाया जाएगा ये मार्केट प्राइस से कम दाम में करवाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इश्यू प्राइस। मार्केट दाम से जब कम दाम में कोई सामान प्रोवाइड करवाया जाता है उसको क्या बोला जाता है, इश्यू प्राइस बोला जाता है। तो अब हम 3 एस को एक बार दोबारा देखते हैं। ठीक है, पहला हमने पढ़ा था अवेलेबिलिटी के बारे में। तो बफर स्टॉक्स में क्या स्टोर होते हैं, ग्रेन्स, और वहां से ये लोगों तक पहुंचता है, यानी कि उनको खाना क्या अवेलेबल करवाया गया। दूसरा एक्सेसिबिलिटी, यानी खाना लोगों की किसमें हो, पहुंच में हो। तो गांव गांव में क्या खुली हुई होती है, राशन की दुकानें खुली हुई होती हैं ताकि लोगों तक वो सामान एक्सेसिबल हो, रीच में हो उनकी। तीसरा हमने अफोर्डेबिलिटी, तो ऑलरेडी ये क्या है, मार्केट प्राइस से कम में ये सामान लोगों को बेचा जाता है। ठीक है, तो यानी कि उनके लिए अफोर्डेबल बनाया जाता है। यहां से आप 3 एस के बारे में सीख सकते हो। ओके, नाउ लेट्स लुक एट द सेकंड थिंग। अब सेकंड थिंग यहां पे हमने जो पढ़ा था, व्हाट डू वी मीन बाय पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। नाउ public distribution system, what is done, the food procured by the FCI is distributed through government regulated ration shops and among the poorer section of the society. This is called the public distribution system or PDS. अब इधर मैंने आपको क्लियर समझाया था कि बफर स्टॉक से सामान FCI क्या करता है, एक सिस्टम होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसके थ्रू कहां तक पहुंचाएगा, लोगों तक पहुंचाता है। और लोगों तक वो खाना पहुंचाने को ही हम क्या बोलते हैं, पब्लिक यानी कि आम जनता, डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि बांटना, सिस्टम यानी कि वो पूरा का पूरा आपका तरीका। ठीक है, नेक्स्ट, अब जिन दुकानों में पहुंचाया जाता है, तो देश में कब से लगभग 5.5 लाख आपकी ऐसी दुकानें होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, फेयर प्राइस शॉप बोलते हैं। इन दुकानों पर आपको कैरोसिन, ठीक है, फूड ग्रेन्स, ये सब प्रोवाइड करवाया जाता है। नेक्स्ट, अब इंडिया में राशनिंग सिस्टम यानी कि ये सिस्टम कब शुरू हुआ। ओके, तो हमारे घर में हमने राशन कार्ड देखा होगा, और आप लोगों ने बहुत बार ये भी देखा होगा कि 2013 से पहले आप लोग जब मिट्टी का तेल लेने जाते होंगे दुकान में, तो वो आपके क्या काउंट करता है, कितने मेंबर्स हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या दिया जाता था, तेल दिया जाता था। यहां मैं बात कर रहा हूं एपीएल सेक्शंस की। बट 2013 में क्या हुआ था, देयर वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट विच मेड दैट वी नीड अ टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। What means targeted, कि हमें सिर्फ उनको देना who are the real needy persons. Okay, now the introduction of rationing in India dates back to 1940s against the backdrop of the Bengal famine. So Bengal famine आने के बाद में इस बात की जरूरत महसूस की गई कि भाई हमें देश में एक ऐसा सिस्टम लाना होगा कि हम लोगों तक क्या कर सके, खाना पहुंचा सके। ठीक है, the rationing system was revived in the wake of an acute food shortage during the 1960s prior to the Green Revolution. In the wake of high incidence of poverty as reported by the NSSO, that means National Sample Survey Organization, 3 important food intervention programs were introduced. Now, which were these 3 important food intervention programs? First, public distribution system for food grains in existence earlier but strengthened thereafter means यहां पे बात कर रहे हैं 1960s के बाद की। Integrated Child Development Services ICDS introduced in 1975 on experimental basis, and Food for Work FFW introduced in 1977-78 over. Okay, now these are the 3 sections which we need to look at. Okay, ये तीनों की तीनों चीजें कब स्टार्ट की गई थी, तब स्टार्ट की गई थी जब देश में ना व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग 1965 में अकाल आया था, फेमाइन आया था 43 के बाद में। तो तभी से क्या नीड पड़ गई थी कि भाई हमें देश में एक मैकेनिज्म लाना होगा कि हर जन तक क्या पहुंचाया जा सके, आहार मुहैया करवाया जा सके। उसके अलावा जो फूड शॉर्टेज की वजह से क्या हुआ था, मैंने आपको अभी भी समझाया था कि मां से बच्चों में न्यूट्रिएंट्स पास ठीक तरीके से नहीं हो पाए, जिससे बच्चों की क्या नहीं हो पाई, ग्रोथ नहीं हो पाई। तो उन बच्चों की ग्रोथ के लिए क्या किया गया, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्टार्ट की गई। और उसी के अलावा ये एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे था
कि एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। उसके बाद में फूड फॉर वर्क स्टार्ट किया गया था। ओके, एट प्रेजेंट, अब आज के टाइम पे क्या हालात है, ये बात है 1950s एंड 60s की 40s के, ठीक है। आज के टाइम पे क्या हालात हैं? एट प्रेजेंट देयर आर सेवरल पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स मोस्टली इन द रूरल एरियाज which have an explicit food component also। अब रूरल एरियाज में देखो सरकारी स्कूलें होते हैं। अगर मैं आपको कुछ एलिवेशन प्रोग्राम्स की बात बताऊं तो, जैसे गरीबी को या भुखमरी को खत्म करने की, लोगों को मनरेगा के, जो कि 2005 में लॉन्च की गई थी, उसके तहत 100 दिन का काम प्रोवाइड करवाया जाता है। और साथ ही साथ में लोगों को क्या दिया जाता है? पैसे दिए जाते हैं पर डे के हिसाब से, ताकि वो लोग अपना खाना वगैरह सब खा सके, ठीक है, ताकि उनको कुछ पैसे मिल सके जिससे उनको खाना मिल सके। इसी के साथ ही साथ क्या करवाया जाता है? साथ ही साथ में इसके अलावा मिड डे मील चलाया जाता है ना। मिड डे मील तमिलनाडु के अंदर फर्स्ट टाइम स्टार्ट की गई थी ड्यूरिंग द ईयर 1995, ठीक है। मिड डे मील से क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं गांव के, ठीक है, उनको खाना मुहैया करवाया जाता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दीज, एम्प्लॉयमेंट programs greatly contribute to the food security by increasing the income of the poor। अब हर चीज, जैसे कि अब रिसेंटली 5 विधानसभा में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो वहां पर हर कोई अपना मैनिफेस्टो निकालता है, हर पार्टी, और उन मैनिफेस्टोस में क्या बात की गई है कि हम इतने पैसे देंगे, इतने पैसे देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। एंड इंदिरा किचन रसोई का आपने नाम सुना होगा, आपने अम्मा किचन का नाम सुना होगा। सो ये कुछ ऐसे एनजीओज एंड प्रोग्राम्स हैं जो कि गरीब किसी को भूखा नहीं सोने देते हैं। ओके, नाउ करंट स्टेटस ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। Public distribution system is the most important step taken by the government of India towards ensuring food security. In the beginning, the coverage of PDS was universal and no discrimination between the poor and non-poor। यानी कि स्टार्टिंग में जब इस सिस्टम को लॉन्च किया गया था, तब क्या बात की गई थी कि भाई हमें जो इंसान सामने आ रहा है उसको खाना दो, ठीक है, उसको आप भोजन प्रोवाइड करवाओ, उसको आप फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करवाओ। इसी वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि इवन द पीपल हु आर अबव पॉवर्टी लाइन यूज टू गेट सर्टेन फूड स्टफ्स, ओके, फ्रॉम द रेशन शॉप्स, बट आफ्टर सर्टेन ईयर्स इट वाज रियलाइज्ड दैट because of all these things, what is happening, these food grains or these schemes which were meant for the needy persons, but those are not going to the needy persons। यानी जरूरतमंदों तक तो ये स्कीमें पहुंच ही नहीं पा रही हैं। इसकी वजह से बाद में क्या किया गया? इन द ईयर 1992 revamped public distribution system RPDS was introduced in 1700 blocks in the country। The target was to provide benefit to of PDS to remote and backward areas। From June 1997, a renewed attempt targeted public distribution system was introduced to adopt the principle of targeting the poor in all areas। यानी कि अब सिर्फ और सिर्फ किस पे ध्यान दिया जाएगा? गरीबों पर ध्यान दिया जाएगा। जहां पर स्टार्टिंग में हर किसी को इन्होंने अपना यूनिवर्सल बना लिया था कि भाई पुअर और नॉन पुअर दोनों आकर के इस सुविधा का, पब्लिक सिस्टम का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन बाद में 1997 के बाद में क्या कर दिया गया था कि भाई हमें सिर्फ टारगेट करना है किसको? गरीबों को, उन्हीं को देना है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने तो स्कीमें चलाई, अंत्योदय अन्न योजना and the Annapurna scheme। Okay, this scheme especially mentioned on people who are really poor, ठीक है, यानी जो बीपीएल में भी सबसे नीचे आते हैं उनके लिए क्या स्कीम चलाई गई थी? सन 2000 में अंत्योदय अन्न योजना। ओके, सो दीज आर सर्टेन स्कीम्स विच यू नीड टू नो। ओके, यहां पे आपको पूरा पूरा मिल जाएगा। नेक्स्ट, नाउ अब ये जो स्कीम थी अंत्योदय अन्न योजना और आपका एपीएस अन्नपूर्णा योजना। नाउ अन्नपूर्णा इज अनदर नेम फॉर मां पार्वती, एंड अगर इसको अलग करते हैं तो हमें क्या मिलता है? अन्न और पूर्णा, यानी जो अन्न की क्या करता है? पूर्ति करता हो, ठीक है। अब ये स्कीम्स बेसिकली थी किसके लिए? तो जो आपकी एएवाई यानी अंत्योदय अन्न योजना है वो किसके लिए?
पुअरेस्ट ऑफ द पुअर के लिए है, यानी गरीबों में भी सबसे गरीब के लिए AY आएगा। दूसरा, जो आपकी APS अन्नपूर्णा योजना है वो किसके लिए? इंडिजेंट सीनियर सिटीजन के लिए, यानी वो सीनियर सिटीजन जो कि कैपेबल नहीं है कि भाई खुद के बेसिस पे क्या कर सके, फूड ग्रेन्स ग्रो कर सके या फिर उनको एक्वायर कर सके या काम कर सके, ऐसे लोगों की मदद के लिए क्या चलाई गई थी? आपकी अन्नपूर्णा स्कीम चलाई गई थी। ओके, सम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ PDS। ओके, the PDS has proved to be the most effective instrument of government policy over the years in stabilizing prices and making food available to the consumers at affordable prices. Okay. अब जरूरी, अब PDS जो सिस्टम जो है वो सबसे बेहतर सिस्टम है इंडिया का कि लोगों को खाना मुहैया कराया जा सके, लेकिन इसमें भी कुछ फ्लॉज हैं। जानते हैं फ्लॉज के बारे में? द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हैज फेस्ड सीवियर क्रिटिसिज्म ऑन सेवरल ग्राउंड्स। इंस्टेंस ऑफ हंगर आर प्रिविलेंट डिस्पाइट ओवरफ्लोइंग ग्रेनरीज। ओवरफ्लोइंग ग्रेनरीज क्या होता है कि भाई लोगों ने क्या किया, लोगों ने जब देखा कि भाई सरकार हमें पहले पैसे बता देती है कि आपको इतने पैसे मिलेंगे, तो लोगों ने अपना ग्रीन रेवोल्यूशन जो था, ग्रीन रेवोल्यूशन जो था वो कुछ पर्टिकुलर एरियाज में आया था, नेमली पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, पार्ट्स ऑफ बंगाल एंड आंध्रा। इन कुछ एरियाज में आपका ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। अब इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हुई? इस वजह से प्रॉब्लम ये हुई कि इन एरियाज में जो ग्रोथ थी वो बहुत ज्यादा हो गई। अब इन एरियाज में ग्रोथ ज्यादा हुई और ऊपर सरकार MSP भी अच्छा खासा देती है, तो इन एरियाज ने व्हीट एंड राइस, इनकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा दी। अब इनकी जब प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई तो ठीक है, तो सरकार को भी भाई इनके प्रेशर में आकर के, क्योंकि यही भाई आपके प्रोडक्शन वाले स्टेट्स हैं, इनकी अगर बात नहीं मानी है, प्रोडक्शन इन्होंने कम कर दिया, तो वैसे ही प्रॉब्लम आ जाएगी। आपका जो पूरा PDS सिस्टम है, बफर स्टॉक से, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, उनकी बात मान ली। अब इनकी बात मानने से क्या हुआ कि जो हमारे बफर स्टॉक्स थे, ठीक है, उनकी जितनी कैपेसिटी होती है उससे ज्यादा उनमें सामान रखा जाने लगा और वो सामान ओवरफ्लो होने लगा। अब इस ओवरफ्लो की वजह से क्या हुआ, आप लोगों ने बहुत बार न्यूज में देखा होगा कि भाई यहां पे इतना माल सड़ गया, यहां पे इतना अनाज बारिश में खराब हो गया, इतना अनाज ऐसे गल गया। इन सब की गलने की वजह से क्या हुआ कि जो आपका फूड ग्रेन था, ठीक है, उसकी क्वालिटी जो है वो डाउनग्रेड हो गई। आपका जो पानी लगता है इन क्रॉप्स को उगाने में, व्हीट एंड राइस ऑलरेडी आपको पता होगा बहुत सारा पानी रिक्वायर करते हैं, तो आपके वाटर टेबल भी नीचे चली गई। ठीक है, तो ये नुकसान होने शुरू हो गए। ठीक है, अभी एक बार क्विकली हम इसको देख लेते हैं, अंत्योदय अन्न योजना को। तो ये कब लॉन्च की गई थी? साल 2000 में लॉन्च की गई थी। और इसने किसको टारगेट किया था? पूरेस्ट अमंग द BPL फैमिलीज को इसने टारगेट किया था। और उनको क्या फायदा मिला था? 25 kilograms of food grains were made available to each eligible family at a highly subsidized rate of rupees 2 per kg for wheat and rupees 3 per kg for rice. This quantity has been enhanced from 25 to 35 kg with the effect from April 2002. The scheme has been further expanded twice by additional 50 lakh families in June 2003 and in August 2004. With this increase, 2 crore families have been covered under the AAY. Next, in 2014, the stock of wheat and rice with FCI was 65.3 million tons, which was much more than the minimum buffer norms. यानी हमारे जो बफर स्टॉक्स वो क्या कर रहे हैं? ओवरफ्लो कर रहे हैं। ठीक है, द सिचुएशन इंप्रूव्ड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स अंडर डिफरेंट स्कीम्स लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट. देयर इज जनरल कंसेंसस दैट द हाई लेवल ऑफ बफर स्टॉक्स ऑफ फूड ग्रेन्स इज वेरी अनडिजायरेबल एंड कैन बी wasteful. The storage of massive food stocks has been responsible for a high carrying cost. In addition to wastage and deterioration of in grains quality, freezing of MSP for few years should be considered seriously. तो ये क्या इसका वे फॉरवर्ड यानी सॉल्यूशन है कि भैया अगर हम कुछ साल के लिए उसको फ्रीज कर देते हैं, MSP को रोक देते हैं, तो शायद ये प्रॉब्लम क्या आ जाए, कंट्रोल में आ जाए. The increased food
grain procurement at enhanced MSP is a result of the pressure exerted by leading food grain producing states. ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं. एक बार क्विकली हम किसको देख लेते हैं, MSP को देख लेते हैं. MSP होता क्या है? So the rising minimum support price has raised the maintenance cost of procuring food grains by the government, rising transport and storage cost of FCI and other contributing factors. यहाँ पे सिंपली बताया क्या गया कि भाई अगर एमएसपी लोगों को मिलती रहेगी तो उनका प्रोडक्शन बढ़ता रहेगा, अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उतना ही भाई सामान बढ़ेगा, और उस सामान को ले जाने के लिए उतना ही भाई आपका ट्रांसपोर्ट का चार्ज लगेगा. ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट भी आपने एक चार्ज भी किसी ने पे कर दिया तो उनके लिए हमें जितना ज्यादा सामान ज्यादा होगा उतने ज्यादा हमें क्या बनानी पड़ेंगे, स्टोरेज यूनिट बनानी पड़ेंगी, और इन सब में एडिशनल क्या लगेगा, खर्चा लगेगा. ऑलरेडी आप लोग इतना सारा एमएसपी दे रहे हैं, उसके ऊपर ये खर्चा और उसके अलावा इसमें से आधे ज्यादा सामान तो आपका बर्बाद हो जाता है. तो इस सब वजह से क्या हुआ था कि ये सजेस्ट किया गया था भाई कुछ समय के लिए क्या कर दो आप, ये जो एमएसपी है इसको फ्रीज कर दो. ठीक है, अब हमारे जो लास्ट पॉइंट्स आते हैं. ठीक है, तो लास्ट पॉइंट हमारा जो आएगा, रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स इन फूड सिक्योरिटी. द कोऑपरेटिव्स आर also playing an important role in food security in India, especially in the southern and western parts of the country. The cooperative societies set up shops to sell low-priced goods to poor people. For example, out of all fair price shops running in Tamil Nadu, around 94% are being run by the cooperatives. In Delhi, Mother Dairy is making strides in provisions of milk and vegetables to consumer at controlled rate decided by the government of Delhi. Amul is another example which provides subsidized milk rates. Similarly, in Maharashtra, Academy of Development Science ADS has facilitated a network of NGOs for setting up grain banks in different regions. ADS organizes training and capacity building programs on food security for NGOs. Grain banks are now slowly taking shape into different parts of Maharashtra. So these are certain what we call safety measures, or through which the current problem of overflowing of buffer stocks and the role of cooperatives is being taken care of. Okay, last part is the summary. Okay, we have already covered the major the entire chapter and this summary. So with this we finish our chapter, and this entire chapter was basically about what is food security. So availability, accessibility and affordability of food to every person living in this country is called food security. Why food security? So that we can provide food to each and every person of this country who is in need or who has gone through either calamity or some other natural disaster. Who are food insecure people? So people who are poor, people who belong to lower caste, or people who are into casual laborers or are agricultural laborers, who are seasonal laborers. Those are food insecure people. Now how it is done? So it is done through the system of PDS. What PDS does? It distributes the grain collected by the FCI from the farmers, the farmers who are having surplus seeds. Okay, surplus grain वाले farmers से FCI मंडीज के थ्रू सामान खरीदता है, और उन सामान को FCI द्वारा बनाए गए स्टोरेज यूनिट यानी बफर स्टॉक्स में रखा जाता है, और वहां पे रखने के बाद में वहां से पीडीएस सिस्टम के थ्रू वो जो अनाज है वो कहां पे पहुंचा जाता है, फेयर प्राइस शॉप पे. अब जो फेयर प्राइस शॉप होती है उनमें ये सामान एक इश्यू रेट पर मिलता है. इश्यू रेट मतलब क्या होता है कि मार्केट प्राइस से भी कम जो वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इश्यू रेट बोलते हैं. ठीक है, इसके अलावा जो आपका फेयर प्राइस शॉप है वहां पर आपके लोगों तक, जो सबसे नीडी लोग होते हैं, जैसे एवाई वाले होते हैं. एवाई को 2000 में लॉन्च किया गया था, जिसमें पूरेस्ट ऑफ पुअर को खाना बहुत ही कम रेट में दिया गया था. So this is all in this chapter. Hope you understood it well. If you have any query, please mention in the comment box, and we will be also trying to cover the question answers also in the next video. Till then, take care, keep reading. Jai Hind.